वेलकम टू अंशु कॉमर्स स्टडी। आई एम अंशु और मैं आज आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ 12th की अकाउंटेंसी के फर्स्ट चैप्टर का सेकेंड पार्ट। हम लोगों ने पहले पार्ट में एनपीओ के मीनिंग को समझ लिया है। कल के पार्ट में हम लोगों ने लास्ट में पढ़ा था कि एनपीओ के वित्तीय वर्ष के अंत में 3 खाते बनाए जाते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। आज हम लोग इन्हीं तीनों अकाउंट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला हेडिंग है अकाउंट्स टू बी प्रिपेयर्ड। मीन्स वो जो 3 अकाउंट थे वो कैसे बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं अकाउंट्स। तो एनपीओ के अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। पहले हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को समझेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कैश बुक की तरह होता है। इसमें सिर्फ कैश रिलेटेड चीजें लिखी जाती हैं जो सिर्फ कैश से रिलेटेड होंगी, चाहे वो इस वर्ष से हो, अगले वर्ष से हो या फिर पिछले वर्ष से हो, बस वो कैश से रिलेटेड होने चाहिए। इसमें 2 तरह के टर्म्स आते हैं, एक है इनफ्लो ऑफ कैश और एक है आउटफ्लो ऑफ कैश। इनफ्लो ऑफ कैश मीन्स क्या? जो कैश हमारे पास आएगा, और आउटफ्लो ऑफ कैश मीन्स जो कैश हमारे पास से जाएगा। जो कैश हमारे पास आएगा वो तो हमें रिसीव हुआ है, तो उसे हम रिसिप्ट साइड मीन्स डेबिट साइड में लिखेंगे। और आउटफ्लो ऑफ कैश जो मैंने किसी को दिया है, मैंने किसी को पेमेंट किया है, तो आउटफ्लो ऑफ कैश पेमेंट साइड में जाएगा, मीन्स क्रेडिट साइड में। इतना हम लोगों ने समझ लिया। चलिए अब दूसरे अकाउंट को समझते हैं। हमारा सेकंड अकाउंट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह होता है। इसमें भी 2 साइड होते हैं, एक साइड होता है एक्सपेंडिचर साइड और एक साइड होता है इनकम साइड। पहले डेबिट साइड के हिस्से में हम लोग एक्सपेंडिचर साइड को लिखते हैं और क्रेडिट साइड के साइड में हम लोग इनकम को लिखते हैं। जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा, जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होगा तो इसे सरप्लस कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? सरप्लस। और इसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। अगर एक्सपेंडिचर इनकम से ज्यादा है, यहाँ पे उल्टा हो गया, एक्सपेंडिचर जो है वो इनकम से ज्यादा है तो इसे डेफिसिट कहेंगे और इसे इनकम साइड में लिखा जाएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड अकाउंट को देखते हैं। तो हमारा थर्ड अकाउंट है बैलेंस शीट्स। बैलेंस शीट्स, यहाँ मैंने बैलेंस शीट नहीं लिखा है बल्कि बैलेंस शीट्स लिखा है। अभी से पहले जितने भी हम लोगों ने अकाउंट्स पढ़ा उसमें फाइनल अकाउंट जो होता है बैलेंस शीट होता था, पर यहाँ बैलेंस शीट्स है। मीन्स क्या? एक अकाउंट नहीं बल्कि एक से ज्यादा मीन्स 2 अकाउंट बनेंगे, एक ओपनिंग बैलेंस शीट और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का लिखा जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में करंट ईयर का लिखा जाएगा। एनपीओ के 3 अकाउंट होते हैं, तीनों को हम लोगों ने समझ लिया: रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखते हैं ये तीनों अकाउंट बनाए कैसे जाते हैं। हमारा पहला क्या था? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। एनपीओ में जो भी चीजें आती हैं, जो भी चीजें जाती हैं, कुछ भी आएगा कुछ भी जाएगा, कुछ भी, बस वो कैश से रिलेटेड होना चाहिए, चाहे वो इस वर्ष का हो, पिछले वर्ष का हो या फिर आने वाले वर्ष का हो। उन सभी चीजों को हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखेंगे। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखने के बाद इसे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जो भी चीजें लिखी गई हैं उसे 2 पार्टों में बांटा जाता है। एक पार्ट को हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कहते हैं और दूसरे पार्ट को हम लोग बैलेंस शीट कहते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शॉर्ट टर्म के जो भी इनफ्लो और आउटफ्लो होंगे, शॉर्ट टर्म मीन्स क्या? छोटे समय अवधि, 2 दिन, 4 दिन, सप्ताह, महीना
के लिए जो भी इनकम होगा या फिर जो भी एक्सपेंडिचर होगा उसे हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे। शर्त क्या है, जो वो शॉर्ट टर्म होने चाहिए। इसी जगह पे अगर यही चीजें लॉन्ग टर्म में है, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल, 1 साल से अधिक के लिए है, तो उसे हम लोग बैलेंस शीट में लिखेंगे। फाइनेंशियल समझते हैं, अगर शॉर्ट टर्म का है तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और लॉन्ग टर्म का है तो बैलेंस शीट में। तो इस चीज को चलिए हम लोग विस्तृत से लिखते हैं। हम लोग पहले 11th में जो है वो ऐसे समझे होंगे, जो कैपिटल इनकम, रेगुलर बेसिस पे इनकम, इस तरह से हम लोग इसे बांटते थे। पर यहाँ इसे समझने का हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनफ्लो और आउटफ्लो। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इनफ्लो को समझते हैं। तो यहाँ आ जाते हैं, हमारी हेडिंग है इनफ्लो। हेडिंग क्या हो गया, इनफ्लो। अब आप ये सोचिए, कोई भी हमें बिना मतलब में पैसा क्यों देगा? कोई ना कोई रीजन होगा पैसा देने का, तभी तो देगा। बिना मतलब कौन किसे पैसे देते हैं? सो हम लोग जब किसी को कुछ देंगे, किसी भी रूप में कुछ भी देंगे, तभी वो हमें बदले में कैश देगा। जब हम किसी को कुछ देंगे तभी वो हमें बदले में कैश देगा। सो इनफ्लो कब होता है? जब हम किसी को कुछ देते हैं। इनफ्लो तभी होगा जब ऑब्लिगेशन होगा। इनफ्लो कब होगा? जब ऑब्लिगेशन होगा। हमारे पास पैसे तभी आएंगे जब हम किसी को कुछ देंगे, किसी चीज का त्याग करेंगे। सो त्याग छोटे टर्म में भी हो सकता है और बड़े टर्म में हो सकता है। छोटे टर्म में जो इनकम होगा उसे शॉर्ट टर्म, छोटे समय, कम समय के लिए 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, सप्ताह भर, महीना भर के लिए जो इनकम होगा उसे शॉर्ट टर्म, और जो 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, ज़्यादा समय के लिए होगा, लंबे समय के लिए होगा, उसे लॉन्ग टर्म कहेंगे। चलिए इसे उदाहरण से समझते हैं। शॉर्ट टर्म, सोचिए शॉर्ट टर्म में क्या होगा? जो हम किसी को देंगे तो उसके बदले वो हमें पैसे देगा। मान लीजिए मेरे पास ये रूम है, ये रूम तो ऐसे है पर फिर भी उदाहरण में लेते हैं। मेरे पास एक रूम है, एक बिल्डिंग है, उसमें बहुत सारे रूम हैं। हम लोग यानी मैं उस रूम को रेंट पे लगाती हूँ। कोई मार्केट से आदमी आता है, बोलता है मुझे ये रूम 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के लिए चाहिए, मैं आपको मंथली इसके जो चार्जेस होंगे वो देता रहूँगा। तो मैं उसे अपना वो रूम दे देती हूँ। मान लीजिए छोटा सा रूम है, उसे मैंने 2000 पर मंथ पे दे दिया। मंथली लगेगा, वो मुझे पैसे देगा या फिर मंथली से पहले ही देगा, पर उसने मुझे मंथ के पैसे दिए हैं। जितने मंथ वह उस रूम का यूज करेगा उतने मंथ वो मुझे पैसे देता जाएगा। 1 महीने रहा, 2000 रुपये दिया, मैं उसके घर जाऊंगी या फिर वो मेरे पास आएगा, मुझे फिर से 2000 रुपये देगा, फिर अगले मंथ रहेगा। ये तो नहीं होगा ना कि उसने एक बार पैसे दे दिए और हमेशा के लिए रूम उसका हो गया। नहीं, जब तक वो पैसे देता रहेगा मंथली टर्म पे, तब तक वो रूम का यूज कर सकता है। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म मीन्स मंथली इनकम मुझे हो रहा है, तो इसे शॉर्ट टर्म इनकम कहेंगे। वहीं पे बैंक से मैंने लोन लिया, बैंक से मैंने लोन लिया, बदले में इनफ्लो, मेरे पास कैश तो आया, लेकिन मैंने वो लोन लंबे समय के लिए लिया था। बैंक से मैंने वो लोन 5 साल के लिए लिया, तो 5 साल बाद तो वो पैसे मुझे वापस करने हैं ना, अभी तो वो पैसे मुझे मिले, लेकिन माइंड में तो ये सेट है जो 5 साल बाद मुझे उसे सूद ब्याज के साथ, इंटरेस्ट के साथ बैंक को वापस करना है। सो ये हमारे ऊपर एक दायित्व बनाता है, एक लायबिलिटी, एक बर्डन बनाता है। सो जो चीजें लॉन्ग टर्म के लिए होंगी वो लायबिलिटीज, और जो शॉर्ट टर्म के रूप में मिलेगी उसे इनकम। समझ में आ गया? तो अब शॉर्ट टर्म में इनकम होता है, लॉन्ग टर्म में लायबिलिटीज आता है। तो शॉर्ट टर्म मीन्स इनकम को हम लोग कहाँ दिखाएंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। वहीं पे लॉन्ग टर्म मीन्स लायबिलिटी को कहाँ दिखाया जाएगा? ये लंबे समय के लिए मुझे वापस ही करना है, ये मेरे ऊपर बर्डन बनाता है, मुझे याद दिलाते रहेगा कि कुछ टाइम बाद,
2 साल बाद, 5 साल बाद आपको ये पैसे बैंक को वापस करने हैं। सो लायबिलिटी को हम लोग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। तो हम लोगों ने इनफ्लो को अच्छे से समझ लिया है। चलिए अब आउटफ्लो को समझते हैं। जैसे हम लोगों ने इनफ्लो को समझा, इनफ्लो मीन्स क्या? पैसा आएगा। इनफ्लो पैसा आएगा। आउटफ्लो, आउटफ्लो मीन्स पैसा जाएगा। तो पैसा कब जाएगा? हम लोग किसी को पैसे क्यों देंगे, कब देंगे? ऐसे ही तो नहीं आता है। कोई भी आएगा, हाँ मैम मुझे इतने पैसे चाहिए, और मैंने उसे दे दिया, ऐसा तो नहीं होता। वो मुझे बदले में कुछ देगा, मेरा कुछ काम करेगा, मेरी सहायता करेगा, तब मैं उसे पैसे दूंगी ना, ऐसे तो दूंगी नहीं। सो देखते हैं आउटफ्लो में क्या होता है। आउटफ्लो मीन्स बेनिफिट। आउटफ्लो मीन्स बेनिफिट। मैं किसी को पैसे तभी दूंगी जब मुझे फायदा होगा। जब तक मुझे फायदा नहीं होगा मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी। सो आउटफ्लो मीन्स बेनिफिट। बेनिफिट भी एक शॉर्ट टर्म हो सकता है और लॉन्ग टर्म हो सकता है। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मीन्स थोड़े समय के लिए, वही 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, सप्ताह भर, महीने, 2 महीने के लिए, जब तक वो हमारा काम करेगा, शॉर्ट टर्म। और अगर वो साल भर, 2 साल, 4 साल, 5 साल तक हमारी सहायता कर रहा है, हमारा काम कर रहा है, हमारे काम को आसान कर रहा है, तो वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म। तो जब आउटफ्लो, जब हम किसी को पैसे देंगे, बदले में मुझे बेनिफिट होगा, और वो अगर शॉर्ट टर्म का होगा, थोड़े टाइम के लिए होगा, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सपेंडिचर। उसी जगह पे अगर आउटफ्लो मीन्स मैंने किसी को पैसे दिए, बदले में मुझे फायदा हुआ, और वो फायदा ज्यादा टाइम के लिए, 2-4 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए हो रहा है, तो वो लॉन्ग टर्म मीन्स हमारे लिए एसेट्स होगा। चलिए तो इसे भी अब उदाहरण के रूप में समझते हैं। सो जरा सोचिए, आउटफ्लो किसी को हम पैसे कब देंगे? मान लेते हैं हम एक क्लब चला रहे हैं, उसमें कर्मचारी आते हैं, झाड़ू करेंगे, पोछा करेंगे, और सारे सामान को सेट करेंगे, काउंटर पे बैठेंगे, सब कुछ करेंगे। इसके बदले में तो वो पैसे लेंगे ना। अब सब कोई तो आपका सब्सक्रिप्शन लेगा, आपका फ्री में काम करेगा, ऐसा तो हर जगह नहीं होता है। बदले में वो कुछ ना कुछ तो लेगा, कुछ ना कुछ एम्प्लॉय भी तो आप रखेंगे। तो वो उन एम्प्लॉयज को आप सैलरी देंगे, मंथली सैलरी देंगे। जब तक आप उसे मंथली सैलरी देते रहेंगे, तब तक वो आपके पास जॉब करेगा, आपका काम करेगा, आपके कामों को आसान करेगा। तो जब ये शॉर्ट टर्म में होगा, जब आपकी सहायता कोई शॉर्ट टर्म कुछ टाइम के लिए करेगा, बदले में आप जितने टाइम वो काम किया है उस टाइम क्या पैसा देंगे, तो उसे हम लोग एक्सपेंडिचर कहेंगे। जैसे किसी एम्प्लॉय को रखें, ठीक, उसने हमारे लिए काम किया, मंथ के लास्ट में हम लोगों ने उसे पैसा दिया, मैंने उसे पैसा दिया, काम खत्म, पैसे दिए, उसने काम किया, बात खत्म। सो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। सो इसे हम लोग एक्सपेंडिचर साइड में दिखाएंगे। वहीं पे हम लोगों ने मशीनरी खरीदी, मैंने अपने एमपीओ के लिए कोई मशीनरी खरीदी। वो मशीनरी तो ऐसा नहीं है ना जो महीने भर ही काम करेगी, 2 महीने ही काम करेगी, 10 दिन ही काम करेगी। वो तो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, बहुत टाइम काम करेगी, एक लॉन्ग टाइम में काम करेगी। तो ये जो हमने सामान खरीदा, मशीनरी को खरीदने पे जो खर्च आया, वो हमारे लिए एसेट्स होगा, क्योंकि मशीनरी लॉन्ग टाइम, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, लॉन्ग टाइम तक हमारी सहायता कर रहा है, हमें बेनिफिट दे रहा है, इसीलिए हम लोगों ने मशीनरी खरीदने पे आउटफ्लो मीन्स पैसे दिए हैं। तो समझ गए? सो इनकम और एक्सपेंडिचर, शॉर्ट टर्म के इनकम और एक्सपेंडिचर को हम लोग इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। वहीं पे लॉन्ग टर्म के इनफ्लो और आउटफ्लो को हम लोग लायबिलिटीज और एसेट्स मान के बैलेंस शीट में लिखेंगे। इतना समझ में आ गया? तो हम लोगों ने अभी सिर्फ बेसिक समझा है, जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट,
और बैलेंस शीट में क्या क्या आएगा, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, इनफ्लो, आउटफ्लो, एसेट्स, लायबिलिटीज, इन चीजों को बस समझा है। पर इतने चीजें समझने से ही अकाउंट बनने लग जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। अकाउंट बनाने के लिए हमें कुछ टर्म्स को समझने होंगे, कुछ बेसिक बातें हैं जैसे सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसी, इंडोमेंट फंड, एडमिशन फी, डोनेशन, बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें समझना है। तो उन चीजों को समझने के बाद, उन वर्ड्स का मतलब जानने के बाद, वो वर्ड इन तीनों अकाउंट की किस अकाउंट में किस साइड में जाएगा, ये समझने के बाद हम लोग अकाउंट्स को बना पाएंगे। तो चलिए अब हम लोग अगले पार्ट में इन इम्पोर्टेंट टर्म्स को समझेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। इम्पोर्टेंट टर्म्स को हम लोग अगले पार्ट में समझेंगे।